हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा ये चैनल्स ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ईटीएफ्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, ईटीएफ्स के रिगार्डिंग जो भी जानकारी होती है वो सारी मैं इस पर शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, आज इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि वो टॉपिक किसी भाई के द्वारा क्वेरी किया गया था। क्वेरी क्या था कि सर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो भी ईटीएफ जब भी आते हैं सर, वो हम लोगों को जरूर बताया कीजिए। उनका क्वेरी मुझे अच्छा लगा कि सही बात है कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन सा ईटीएफ, ठीक है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता। ऐसे क्या है कि आप पार्टिकुलर ईटीएफ्स को लेंगे, उसमें 200 डे मूविंग एवरेज लगाएंगे, तभी पता चल पाएगा कि आपको उसमें गिरावट है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि सबसे ज्यादा, मान लेते हैं कि जितने भी ईटीएफ हमारे यहाँ लिस्टेड हैं, जो जिसमें अच्छी वॉल्यूम्स है, अगर उन ईटीएफ्स को अगर एकत्रित किया जाए, मान लेता हूं कि 50 ईटीएफ है, ठीक है, उन 50 ईटीएफ में कौन कौन से ईटीएफ जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, पहले तो ये मालूम करिए। उसके बाद उसमें से सबसे ज्यादा कौन किस में गिरावट है वो भी आप निकालिए, तभी ना आपको लगेगा हाँ भाई टॉप 5 में ये 5 ईटीएफ ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है या उससे ज्यादा नीचे गिरावट है। इसमें ये स्ट्रेटेजी होती है। तो इसी बात को मैंने उनका समझा, और जब वो कमेंट्स किए थे या जब उनके द्वारा ये क्वेरी की गई थी कमेंट्स में, तो उस पर मैं काम कर रहा था। लेकिन उनकी कमेंट्स काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद हो सकता है 1 वीक से ज़्यादा हो गया हो, लेकिन मैं किसी का कमेंट्स भूलता नहीं हूँ। हर एक का कमेंट्स मैं याद रखता हूँ, नोट करता हूँ। जिनका कमेंट्स सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, मैं उन पर वीडियो बना के जवाब देता हूँ, ताकि सबों को उसकी जानकारी मिल सके। अगर मैं उनको जानकारी कमेंट्स में दे दूंगा कि हाँ भाई ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ईटीएफ है, मैं उनको कमेंट्स में दे दिया, तो इससे क्या होता है कि सिर्फ उन्हीं को जानकारी मिलेगी, अनदर किसी को नहीं मिल पाएगी। लेकिन सबको ये बात जानने के लिए इच्छा होती है कि भाई कौन कौन सा ईटीएफ 200 डे के नीचे है, ताकि मैं सर इन्वेस्टमेंट का उसमें स्ट्रेटेजी तैयार कर सकूं या मौका ढूंढ सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध है मेरा कि अगर आप लोग का मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उसको विजिट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिलने से ही मुझे लगता है कि आप लोग मेरे कंटेंट्स को पसंद कर रहे हैं, और ताकि मैं और भी मेहनत करके आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में मैंने बताया कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो, मैं यहां लिख देता हूं, 200 डीएमए से नीचे के नीचे ट्रेड करने वाले ईटीएफ, ठीक है ना, ठीक है, 200 डीएमए के नीचे जो भी ईटीएफ ट्रेड कर रहे हैं मैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, फिर हम लोग, ये सिर्फ नाम जानने से नहीं होगा। अगर मैं नाम बता दूं तो आप लोग सिर्फ कहेंगे सर नाम देख लिए हो गया खत्म बात, नहीं, उसमें और भी चीजें देखना है। क्या मौका है उसका एनालिसिस भी करना जरूरी है कि और ज्यादा तो गिरावट नहीं होगी, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कितनी बार वो आया है ट्रेड होने के लिए, ये भी देखना जरूरी है। तो इन सभी चीजों को जानना जरूरी होता है। तो चलिए मैं पहला ईटीएफ यहां लिख देता हूं, और देखिए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे काफी सारे ईटीएफ अभी फिलहाल ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में गिरावट है तो काफी सारे ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा कि बहुत सारे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें से टॉप 3 जो ईटीएफ्स हैं, टॉप 3 ईटीएफ जो हैं, मैं उनको चुन के लाया। टॉप 3 मतलब क्या हो गया, जो 200 डे मूविंग एवरेज के सबसे ज्यादा नीचे हैं,
ठीक है ना। मान लेते हैं कि उसमें 10 नीचे हैं या 20 नीचे ट्रेड हो रहा है, 20 में से जो सबसे टॉप का 3 है, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है या जो सबसे ज्यादा गिरावट में है, उसी को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए। चलिए मैं पहला यहाँ लिखता हूं, ये क्या है, कमोडिटी आई, COMMOI, ये ICICI का कमोडिटी ETF है। ठीक है, अब कई लोग सोचेंगे सर कमोडिटी ETF में बहुत ज्यादा गिरावट है। ठीक है, अब कमोडिटी ETF के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर मैंने बताया है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कई लोगों को पता नहीं होगा सर कमोडिटी ETF है क्या। तो चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, कमोडिटी ETF का प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें होते कौन कौन से ETFs हैं। आप खुद देख सकते हैं कमोडिटी ETF का हाई क्या है, 101 का हाई है। ठीक है, और अभी जो वो ट्रेड कर रहा है वो 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स लगभग 19 से 20% का डिस्काउंट तो इसमें मिल रहा है। आपको यहां दिख रहा होगा, देख लीजिए इसमें 20% का, वो निफ्टी कमोडिटीज को ट्रैक करता है। अब देख लेते हैं इसके अंदर पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, ये भी देख लेना। जो नए व्यूअर्स उनको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा इस ETF के बारे में। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं। इसमें देख लीजिए कमोडिटी में रिलायंस, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, ON नेचुरल गैस, ठीक है ना, ग्रासिम इंडस्ट्री, हिंडाल्को, ये बहुत सारे इसके अंदर स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊं, मैं सिर्फ आपको एक बार दिखा दे रहा हूं समरी। अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप चाहे तो निफ्टी कमोडिटी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं उसका लिस्ट देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं उस पर अगर बताऊंगा तो वीडियो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं फिलहाल अपने टॉपिक्स पे चलता हूँ। ये सिर्फ मैं जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनको बताने के लिए एक बार दिखा देता हूँ कि इनके अंदर कौन कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। इनके अंदर कोई भी खराब स्टॉक्स आपको नहीं दिखेगा, अच्छे सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, अडानी पावर्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, बहुत सारे अच्छे से अच्छे स्टॉक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी गिरावट काफी ज्यादा है। चलिए हम लोग एक बार इसका क्या करते हैं, कमोडिटी ETFs का एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि ठीक है कि चार्ट क्या कह रहा है। मैं इसको क्या करता हूं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे पहले सेटअप कर देता हूं। ठीक है, ये ETF नया ETF है। ठीक है, ज्यादा पुराना ETF ये है नहीं। ठीक है ना, 1 साल मुश्किल से इसका हुआ है। देखिए ये मैंने 200 डे मूविंग, क्योंकि ज्यादा पुराना है नहीं तो इसीलिए ये जो लाइन है आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार 200 डे मूविंग एवरेज से इसका एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी गिरावट है कितनी। मान लेता हूं कि ये मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये इसकी गिरावट है, तो लगभग इसकी गिरावट कितनी है, 9.5% के आसपास की इसकी गिरावट है 200 डे मूविंग एवरेज से। लेकिन इसमें टॉप से गिरावट कितनी है वो भी देख लीजिए कि टॉप से इसमें कितनी गिरावट है, ताकि आप लोगों को अगर किसी कोई इन्वेस्टमेंट का इसमें सोच सकते हैं तो वो आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा था ना 19 से 20% के आसपास में गिरावट होगी। देखिए 19.5% के आसपास ये टूट चुका है ऊपर से। ठीक है, 19.5%। चलिए, और इस साल 2024 में क्या इसमें इतनी गिरावट आई है? खैर ये तो नया ETF है तो हम लोग इसका चाहें तो एक बार इंडाइसेस देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी कमोडिटी को। ठीक है ना, ठीक है ना, निफ्टी कमोडिटी इंडाइसेस को एक बार हम लोग विजिट कर लेते हैं, क्योंकि इसका चार्ट कम समय का अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी कमोडिटीज जो इंडाइसेस है, ठीक है ना, एक बार हम लोग उसको विजिट कर लेते हैं। चलिए, ताकि इससे भी पता चल सके कि इसमें गिरावट कितनी होती है। ठीक है ना, ये हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, मैक्सिमम गिरावट कितनी हो सकती है। अभी जो ये ट्रेड कर रहा है, अभी ये 8084 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका सपोर्ट कहां है, लगभग आप देख लीजिए इसका जो सपोर्ट बन रहा है
अप्रॉक्स मतलब 8,000 के आसपास ही सपोर्ट है, मतलब अपने सपोर्ट के आसपास ही ये फिलहाल रुका हुआ है। अगर मैं कहूँ तो ये अपने सपोर्ट का, उसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा कि लगभग 7,500 के आसपास। मैं इस इंडाइसिस को ओपन किया हूँ क्योंकि ईटीएफ का चार्ट पुराना है नहीं अवेलेबल, तो हमें ये देखना होगा कि भाई इसमें प्रीवियस गिरावट कितनी हुई है, ये देखना होगा। तो हम लोग एक बार इसका पीछे का चार्ट देख लेते हैं, इसमें प्रीवियस गिरावट कितनी होती है। तो जब हम लोग 22 में देखेंगे, 22 में इसमें गिरावट आई थी, ठीक है, कितनी आई थी ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट का अंदाजा लग जाएगा कि इसमें गिरावट, देखिए 25% के आसपास इसमें गिरावट हुई थी 2022 में। और हम लोग पीछे चलते हैं, देखते हैं मैक्सिमम इसमें गिरावट कितनी होती है। कोविड पीरियड को मैं अगर हटा दूं तो इसमें लगभग 25% के आसपास की गिरावट मैक्सिमम होती है। तो चलिए हम लोग अब इसके ईटीएफ पे चलते हैं। हम लोग इसके अब ईटीएफ पे चलते हैं। हम लोग इसके ईटीएफ को ओपन कर लिए, ठीक है। आप देख ले कि इसमें गिरावट 25% की मैक्सिमम होती है, तो यानी अभी फिलहाल ये 20% के नीचे या 20% के आसपास ट्रेड कर रहा है गिरावट पे। अगर मैं प्रीवियस जो हिस्ट्री हमने लोगों ने देखा उसमें, उससे यही अंदाजा लगता है कि इसमें 5% की और मैक्सिमम गिरावट हम लोग जो अंदाजा लगा के चल रहे हैं। ये नहीं कहते कि उससे ज्यादा नहीं गिर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या होता है कि इससे एक अंदाजा लग जाता है कि इसमें गिरावट और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक अंदाजा लगता है, ठीक है ना। ये नहीं कहता हूं कि इसमें गिरावट वहीं तक होगी या, ठीक है ना, ये कोई मेरा फाइनल या कोई अनुमान ऐसा लगा नहीं सकता है मार्केट को कि वहीं तक गिरावट होगी, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। और इसमें जो मेरा जो सपोर्ट बना हुआ है, अगर ईटीएफ की बात करेंगे तो ईटीएफ में 80 के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। 80 के आसपास का इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। अगर हम लोग इसको 3 आवर्स के चार्ट में देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा कि इसमें सपोर्ट एक्चुअल है कहाँ। क्योंकि आप 3 आवर्स के चार्ट में भी इसको एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि ये डबल बॉटम बना के ग्रीन कैंडल एक बना हुआ है यहाँ पे। तो हो सकता है ये और गिरावट ना हो, रिवर्ट हो जाए, क्योंकि डबल बॉटम बना हुआ है। लेकिन दोनों बात आती हैं, या हो सकता है कि उसमें गिरावट हो तो नीचे उसका सपोर्ट है 80 के आसपास। इसीलिए जो भी भाई अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो अपना विचार कर सकते हैं। ये मेरा कोई कॉल एंड रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूं नहीं, इसलिए मैंने एक डिस्क्लेमर दे दिया आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नहीं तो आप लोग कहिएगा कि बोर कर रहे हैं सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कमोडिटी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सीपीएससी। सीपीएससी ये सभी को पता होगा, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है। सीपीएससी क्या है, इसमें सारी सरकारी कंपनियां आती हैं, ठीक है। शायद इसके अंदर 11 कंपनियां आती हैं, ठीक है ना, मुझे जहां तक रिमाइंड है इसके अंदर 11 कंपनियां आती हैं, ठीक है। सीपीएससी ईटीएफ है सेकंड सीपीएससी को भी हम लोग अगर यहाँ चार्ट पे देख लेते हैं एक बार कि सीपीएससी में कितनी गिरावट है, ठीक है। सीपीएससी, चलिए सीपीएससी का एक बार हम लोग यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि सीपीएससी में कितनी गिरावट है। इसको हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार सेट कर देते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे चार्ट देखिए क्लियर विजिबल हो रहा होगा, ठीक है ना, कि इसमें गिरावट कहां तक हो सकती है। देखिए ये मैंने सपोर्ट लगा दिया है, इसमें जो 84 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसने क्या किया है, जो अपना सपोर्ट है ऊपर 84 के ऊपर का जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बन रहा था, देखिए कहाँ पे, ये 85 समथिंग का सपोर्ट था, इसको इसने ब्रेक किया है। आपको यहाँ क्लियर विजिबल हो रहा होगा, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर कि इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। और जो उसका नेक्स्ट रिसेंट सपोर्ट बनेगा अब 80 के आसपास बनेगा। उसके बाद जो नीचे का सपोर्ट बनेगा वो बनेगा लगभग 75 के आसपास का, ठीक है। चलिए ये सीपीएससी को आपने देखा। और इसमें जो गिरावट है, अगर हम लोग देखेंगे कि 200 डे मूविंग एवरेज से इसमें गिरावट कितनी हुई है, तो ये भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं एक बार कि 200 डे मूविंग एवरेज से इसमें गिरावट लगभग 9% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने उसी 3 ईटीएफ को आज चूज किया है जो 200 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, ठीक है।
ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जिनको बनाना है वो अपना बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आपको अगर इसमें से टॉप से देखना है तो इसमें गिरावट कितनी हुई है, तो देखिए इसमें 20% का डिस्काउंट, इसमें हम लोग को 21% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या डिस्काउंट मिलेगा? अगर कोई अपना, अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो बाकी तो उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी वो खुद ही समझ जाएंगे। हम लोग एक बार इनका प्रीवियस गिरावट भी देखना जरूरी बनता है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना ETF है, तो इसमें प्रीवियस गिरावट भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। 2021 आ गए, इसमें पहले उतना गिरावट हुई नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये कोविड पीरियड है, क्योंकि ये कोविड पीरियड के बाद जो ये ETF है ये हमेशा अप ट्रेंड में ही चला है। ठीक है, इसमें उतनी गिरावट हुई नहीं है, जहां तक मेरा सोच कहता है। मैं अगर इसको पहले भी जो 2-3 गिरावट इधर हुई है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसमें उतनी गिरावट कोविड के बाद हुई नहीं है जितनी अभी हो रही है इसमें। ठीक है, इसका अगर देखें मैक्सिमम 13-14% के आसपास एक यहाँ गिरावट हुई है। एक बार हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20% के आसपास की गिरावट हुई है। कोविड के बाद की मैं बात कर रहा हूं, मतलब सोच लीजिए कि 2020 के बाद से जो CPSC ने अप ट्रेंड दिखाया है वो उसमें गिरावट मैक्सिमम 20% की हुई थी करेक्शन, बस उससे ज्यादा करेक्शन इसमें नहीं हुआ है। और अभी जो दिख रहा है वो भी लगभग 20-21% के आसपास का करेक्शन, मतलब जो गिरावट हुई है इन 4 सालों में सबसे ज्यादा, 4-5 सालों में, वो अभी सबसे ज्यादा गिरावट वहां तक पहुंच चुका है। और अब इसमें कितनी गिरावट होगी मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट क्या क्या है आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, 80, और मैक्सिमम अगर गिरावट होगी तो वो 75 के आसपास, 80 और 75। ठीक है, बस यही मैक्सिमम इसका सपोर्ट बनता है। इससे ज्यादा गिरावट मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी मैं कोई ऐसा प्रिडिक्ट फाइनल नहीं करके बता सकता हूं, क्योंकि कोई मार्केट को इतना अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर, लेकिन जो मेरा डाटा कह रहा है उस हिसाब से ये 2 सपोर्ट मैक्सिमम बनता है। हो सकता है इसी सपोर्ट से वो घूम जाए। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन 200 से नीचे ये 9%, यानी कि वो भी लगभग 9% समथिंग ट्रेंड कर रहा था, कमोडिटी आई भी और ये भी। ठीक है, इसको समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैंने आपको एक चीज बताना उसमें शायद मिस कर गया, कि हम लोगों को एक बार इसका वॉल्यूम भी देख लेना चाहिए था। मैं कमोडिटी में इस चीज को मिस कर गया, उसको भी पहले मैं कमोडिटी का ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार पहले कमोडिटी का चेक कर लेंगे। एक बार हम लोग कमोडिटी का वॉल्यूम पहले चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग पहले कमोडिटी का वॉल्यूम देख लेते हैं कि क्या वॉल्यूम इनका रहा था आज के दिन में। तो जब हम लोग आज के दिन में इसका वॉल्यूम देखेंगे तो आपको यहाँ गौर से देखना चाहिए कि इसका आज का जो वॉल्यूम रहा था कमोडिटी आई का, वो लगभग 90% रहा था। यहाँ देख लीजिए, ये जो वॉल्यूम रहा था यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये लगभग 90% का यहाँ देखिए वॉल्यूम रहा था। दिख रहा होगा आप लोगों को, लगभग 90% का वॉल्यूम रहा था। ठीक है, कमोडिटी का जो वॉल्यूम रहा था वो लगभग 90% के आसपास का वॉल्यूम रहा था। ठीक है, और इसमें जो वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ था, मतलब इस कमोडिटी में थोड़ा वॉल्यूम कम ट्रेड होता है, ये पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, ICICI का ये ETF है, इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर सेल लगाएंगे तो नहीं सेल होगा। 1 लाख या 70, 80, 90 हजार के आसपास इसका वॉल्यूम चलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ट्रेड नहीं हो पाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे है तो इसके लिए आप लोग विचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वॉल्यूम भी आपने देख लिया। और इस तरह का वॉल्यूम अगर आप लोग देखना चाहेंगे कि इस तरह का वॉल्यूम अगर आप लोग देखना चाहेंगे प्रीवियस में इस तरह का डिलीवरी परसेंटेज कहीं नहीं उठाया। 1 मंथ का मैंने यहाँ ये डाटा निकाला है, 1 मंथ का है ये डाटा, जिसमें कि आपको प्रीवियस ऐसा डिलीवरी परसेंटेज कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ आज के दिन दिख रहा है 90% के आसपास। ठीक है, चलिए इसका हम लोग वॉल्यूम देख लिए। अब एक बार CPSC का भी देख लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने इसका बताना शायद मेरे दिमाग में मिस हो गया होगा। हम लोग एक बार इस पर CPSC को देख लेते हैं कि CPSC का वॉल्यूम परसेंटेज,
सीपीएससी को एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं। सीपीएससी का वॉल्यूम आज देख रहे हैं कि सीपीएससी में जो वॉल्यूम हुआ था, अगर हम लोग इसका 1 मंथ का देख लेते हैं डाटा, तो आज का जो वॉल्यूम है वो मेरे ख्याल से टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 21 लाख है, बट इसका डिलीवरी परसेंटेज आज का कोई खास उठा नहीं है, यानी कि 47% का ही मात्र डिलीवरी उठा है। इसका मतलब ये लग रहा है, इससे हम लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें गिरावट थोड़ी हो सकती है, क्योंकि बायर्स इसमें उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। अगर 80% से एवं वॉल्यूम मतलब डिलीवरी परसेंटेज रहता तो हम लोग ये मान सकते थे कि इसमें थोड़ी गिरावट अब नहीं होगी या रुक सकती है। लेकिन अगर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब है सीपीएससी में थोड़ी गिरावट अभी और हो सकती है। ठीक है, हो गया सीपीएससी और कमोडिटी आई। मैंने 2 ईटीएफ्स आपको अभी बताया। ठीक है, कि दोनों का आप भली भांति समझ गए होंगे कि सीपीएससी और कमोडिटी आई जो अभी सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड मिल रहा है प्राइस पे। और हम लोग अब तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या है, चलिए हम लोग अब थर्ड ईटीएफ पे चलते हैं। थर्ड ईटीएफ कौन सा है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड ईटीएफ कौन सा है। तीसरा ईटीएफ है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक, ठीक है। थर्ड ईटीएफ हमारा कौन सा है, पीएसयू बैंक। यानी ये जो 3 ईटीएफ हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा गिरावट इन्हीं तीनों में, गिरावट में और ज्यादा है लेकिन टॉप 3 में इन्हीं तीनों में गिरावट है। तो थर्ड क्या है, पीएसयू। हम लोग एक बार क्या करते हैं, पीएसयू को भी एनालाइज कर लेते हैं कि पीएसयू का चार्ट क्या करता है और उसमें गिरावट कहां तक हो सकती है। ऐसा नहीं कि कई लोग ये मत कीजिएगा कि नाम पढ़ लिए सर अब मेरा तो हो गया। इससे क्या होता है कि स्ट्रेटेजी नहीं बनेगा। आप बहुत लोग क्या करेंगे, नाम पढ़ लेंगे, बोलेंगे अब तो वीडियो बंद कर देना है, वीडियो में अब क्या रहा। नहीं, आप गलती करेंगे। वहां पे क्या होगा गलती, कि आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे कि पीएसयू है तो इसमें गिरावट और कहां तक होगी, अभी कितना गिरावट हो चुका है, फ्यूचर में कितना मैक्सिमम गिरावट हुआ था, उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी देखना जरूरी है डिलीवरी परसेंटेज के साथ, कि वॉल्यूम क्या रहा, डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा, प्रीवियस लास्ट वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज बेटर कब रहा था। इन सभी चीजों जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेटेजी नहीं बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा मैं आज स्लो जरूर हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए थोड़ा सा मैं आज स्लो बोल रहा हूं, बट इसको आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज अब बताता हूं पीएसयू बैंक बीच के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक बार पीएसयू बैंक 20, ठीक है, पीएसयू बैंक 20 का मैंने यहां पे चार्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को ये चार्ट क्लियर यहां विजिबल हो रहा होगा कि पीएसयू बैंक 20 का मैंने चार्ट ओपन किया है। अब हम लोग एक बार इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि सपोर्ट इसका कहां तक है। ठीक है, ये 1 डे का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि अभी जो फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही अपना ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 72 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कि बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है। और मैं पीएसयू बैंक 20 पे पहले भी अपनी राय दे चुका हूं। ठीक है, कि पीएसयू बैंक 20 में मैक्सिमम गिरावट कहां तक होगा, इसका लास्ट सपोर्ट कहां तक बन रहा है, ये मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूं कि इसका 70 जो है बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। 70 के आसपास जो है ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, यानी कि 70 अगर इसमें गिरावट होती है मैक्सिमम, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये 70 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और ये जो सपोर्ट है उसका अभी फिलहाल ये इसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल के मार्केट में थोड़ा सा भी प्रेशर दिखा तो ये अभी फिलहाल 72 है, कल 70 के आसपास, यानी कि एक दिन में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, या 1 से 2 दिन में ये 70 के आसपास आने की कोशिश करेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अब इसमें क्या करते हैं, एक बार हम लोग, ठीक है, इसका
देख लेते हैं कि इसमें गिरावट कितनी हुई है टॉप से, एक बार इसको भी देख लेना बनता है, ठीक है ना। कि इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें गिरावट कितनी परसेंटेज की हुई है। इसमें गिरावट लगभग 19-20% के आसपास हुई, और मैंने पहले भी कहा है कि पीएसयू बैंक बीज में गिरावट लगभग 30-35% होती ही होती है करेक्शन जब भी होती है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस डाटा को देख के कई बार बता चुका हूं। जब भी मैं पीएसयू बैंक बीज का अपना स्ट्रेटेजी जो अपना व्यू शेयर किया था तो उसमें मैं इस चीज को बता चुका हूं। तो 20% तो ये भी गिरा हुआ है ये, ठीक है। और आपको जो मैंने पहले भी 2 ईटीएफ बताए वो भी लगभग इसी के आसपास गिरावट में थे। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसका तो 200 डे मूविंग एवरेज से अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी गिरावट कहां तक हुई है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग ये भी 7-7.5% के आसपास टूटा हुआ है, ठीक है। तो 7.5% के आसपास इसमें 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने बताया कि लगभग प्रीवियस जब हम लोग इसका डाटा देखने जाएंगे, जब आप इसका प्रीवियस डाटा देखेंगे कि इसमें फ्यूचर में मैक्सिमम गिरावट कितनी हुई है ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि ये गिरावट हुई थी, ठीक है, ये गिरावट हुई है 2023 में हुई थी ये गिरावट। हम लोग एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इससे अनुमान लग सके। जो पुराने व्यूअर्स उन्हें पता होगा कि इसमें गिरावट मैक्सिमम सर तो दिखा ही चुके हैं, फिर दोबारा दिखा रहे, लेकिन जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनको इस बात को दिखाना जरूरी है कि ताकि वो समझ सके कि भाई हमको पीछे भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि देख लिए नाम पढ़ लिए चले गए, इससे नहीं होगा। इससे आप मार्केट में कभी ना कभी धोखा खा जाएंगे। जब तक आप पीछे का डाटा नहीं देखेंगे, साथ इसका वॉल्यूम और भी चीजों पर नजर नहीं रखेंगे, तो आप सोचेंगे सर इतना गिरावट हुआ है सारा लगा दो। नहीं, गलत। आपको देखना पड़ेगा कि इसमें गिरावट इतनी होती है, अभी 20% हुई है, 15% और बाकी है गिरने के लिए, उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, वहां आप धोखा नहीं खाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तो 25-26% की गिरावट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक बार और पीछे जाके देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम गिरावट और कितनी हुई थी, ठीक है। देखिए ये तो 2020 यानी कोविड पीरियड का गिरावट है, ठीक है। अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो लगभग यहाँ पे 25-26% की ये गिरावट हुई थी। उसके बाद और हम लोग इधर रिसेंट में देखते हैं कि इसमें गिरावट जो हुई थी, यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी। इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये टॉप लगा था उसके बाद भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया था। इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये भी लगभग 20% के आसपास है, लेकिन इसमें गिरावट 30 से 35% के आसपास होती है। आप इसका और पीछे जाएंगे तो मैंने इसको चेक किया हुआ है, इसमें होती है। तो इसलिए आप उस हिसाब से उस गिरावट को माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करने का स्ट्रेटेजी बनाइएगा जब भी बनाइएगा। ये एक मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब एक बार इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार एनएससी पे चलते हैं, एक बार इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कि पीएसयू बैंक भी इसका क्या वॉल्यूम रहा था। पीएसयू बैंक 20 का क्या वॉल्यूम रहा था, एक बार हम लोग उसको भी देख लेंगे। शायद इसमें इनका नेम सर्च नहीं हो पा रहा है, हम लोग एक बार देखें। निपॉन का है तो निपॉन से सर्च करना होगा। देखिए निपॉन का ये रहा पीएसयू बैंक 20, ठीक है। तो निपॉन से हम लोग सर्च किए तो पीएसयू बैंक 20 यहाँ मिल गया। कभी कभी होता है कि जब आप एनएससी का जो नेम और कोड होता है वो डालते हैं, कभी कभी नहीं आता, तो पूरा कंपनी का नेम सही डाल देते हैं तो वो आ जाता है। चलिए हम लोग आज का इसका लास्ट डे का देख लेते हैं वॉल्यूम। 24 लाख का वॉल्यूम था। डिलीवरी परसेंटेज का क्या था ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसका जो डिलीवरी परसेंटेज था, इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है 46.89, मतलब इसके डिलीवरी में भी कोई खास जान नहीं था, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी बायर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। जैसे कि एक वॉल्यूम आप यहां देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज 86% का, अगर इस तरह का कोई डिलीवरी परसेंटेज यहां पे रहता तो लगता कि हाँ इसमें बायर्स इंटरेस्टेड हैं, पर इससे यही लग रहा है कि उसका जो 70 का सपोर्ट है नीचे का, वहां तक ये जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है वहां पे बाइंग अच्छी खासी आ जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैंने बताया 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 3 ETFs बताए जो कि तीनों अभी ट्रेड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गिरावट में हैं 200 डेज मूविंग एवरेज से,
ठीक है, तो इस पे जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको सारा बता दिया डिस्कस में। शायद थोड़ा वीडियो लंबा हुआ होगा, हो सकता है आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो इसके लिए थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जो भी जुड़ना चाहते हैं उन्हें मेरे चैनल्स का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सकते हैं। ईटीएफ्स की जो भी जानकारी उन्हें भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट्स में कीजिए। मैं भले ही थोड़ा लेट से क्वेरी लेता हूं लेकिन जरूर लूंगा, क्योंकि ये क्वेरी भी काफ़ी पुराना था लेकिन मैंने सबको नोट करके रखा था। इस पर मैंने काम किया और फिर आपके सामने ये डाटा लाया। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और जब भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस आप लोगों को अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।